नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, क्या भारत की इकोनॉमी सच में एक बबल है? क्या भारत का चाइना को पीछे छोड़ने का सपना टूट रहा है? क्या 2.2 करोड़ लोगों की सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी वास्तव में युवाओं का गुस्सा है, या फिर ये एक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी है? हाल ही में चाइनीज मीडिया में एक दावा किया गया कि इंडिया की इकोनॉमी संकट में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विदेशी निवेश भाग रहा है और भारत का विकास मॉडल असफल हो चुका है। लेकिन सवाल है, क्या तस्वीर वास्तव में इतनी ही सरल है? अगर भारत इतना कमजोर है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां लगातार इंडिया में निवेश क्यों कर रही हैं? अगर भारत का भविष्य अंधकारमय है तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और टेस्ला जैसे ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया को अपने अगले ग्रोथ हब के रूप में क्यों देख रहे हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि 1991 में भी भारत को लेकर कहा गया था कि देश आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसी इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे युवा वर्कफोर्स रखने वाले देशों में से एक है और ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, चुनौतियां हैं, बेरोजगारी भी एक चुनौती है, महंगाई भी एक चुनौती है, लेकिन क्या सिर्फ चुनौतियां होने का मतलब यह है कि भारत का भविष्य खत्म हो गया, या फिर यह वही दौर है जिससे हर उभरती हुई आर्थिक शक्ति कभी ना कभी गुजरती है? आज की इस वीडियो में हम चाइनीज मीडिया के हर बड़े दावे को डेटा, फैक्ट्स और हिस्ट्री के आधार पर जांचेंगे। क्या इंडिया वास्तव में इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू ही हुई है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, एक बंगाली ट्रैवल व्लॉगर हैं जो साउथ इंडिया में एक बंगाली पर्सन की लाइफ कैसी होती है यह दिखाते हैं। अगर आप बंगाली और साउथ इंडियन कल्चर दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इज इंडियाज इकोनॉमी अ बबल, स्काई रॉकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस द हार्श रियलिटी ऑफ द चाइना मॉडल। भारत चाइना को रिप्लेस करना चाहता है। इकोनॉमिक ड्रीम अब ऐसा लग रहा है कि वो टूट चुका है। आखिर क्या हो रहा है, आज मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार सभी को, मैं हूं चीह्यू। आज मैं आपसे एक ऐसे संकट के बारे में बात करना चाहती हूं जो हॉर्मुज कोस्ट जैसी स्थिति से जुड़ा है। आप कहेंगे अब तो इसका अंत होना चाहिए, है ना? फिर सभी लोगों की परेशानियां भी खत्म होने वाली होंगी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक देश ऐसा है जो इसे सहन नहीं कर पा रहा, या यूं कहें कि हॉर्मुज कोस्ट की स्थिति और इस बार का यूएस इंडिया वॉर दोनों ने उसकी असली तस्वीर सामने ला दी है। पहले आपको लगता था कि यह देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि अब वो आगे क्या करता है। लेकिन अब उसने अपनी बढ़ चढ़कर की गई बातों का बुलबुला खुद ही फोड़ दिया है। अब पूरा देश हिल चुका है। कौन सा देश? इंडिया। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इस समय पूरी ताकत से चाइना को दबा रहा है और वह इंडिया का समर्थन कर रहा है। इंडिया जल्द ही चाइना की बराबरी करने वाला है। क्या सभी लोग यही नहीं कहते? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इंडिया में हाल ही में उभरी एक सामाजिक घटना से शुरुआत करते हैं। ये काफी दिलचस्प है। कौन सी सामाजिक घटना? वह यह है कि वहां अचानक एक नए राजनीतिक दल की चर्चा शुरू हो गई है जिसे कॉकरोच पार्टी कहा जा रहा है। सुनने में आपको यह किसी मजाकिया पार्टी जैसा लग सकता है, लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत दुखद कहानी छिपी हुई है। तो आखिर यह कॉकरोच पार्टी क्या है? असल में यह कोई आधिकारिक राजनीतिक दल नहीं है। यह इंटरनेट पर शुरू हुआ एक आंदोलन है। शुरुआत में यह कुछ हद तक एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ट्रेंड या फिर व्यंग्य करने के उद्देश्य से बनाया गया था, और फिर धीरे धीरे इंटरनेट पर ही एक तरह की पार्टी का रूप ले लिया। अब सवाल है कि इस पार्टी का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, आपकी नौकरी छूट चुकी हो। दूसरी, आप काफी आलसी हो। तीसरी, आपका स्वभाव बहुत नरम या दब्बू किस्म का हो। चौथी, आपको इंटरनेट की लत हो। और एक और शर्त है, आप शिकायत करने में बहुत माहिर होने चाहिए। यानी शिकायत करना आपकी प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास शिकायत करने की जबरदस्त क्षमता है तो आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब यह सब सुनकर आप सोचेंगे ये कैसी अजीब और मजाकिया पार्टी है।
दरअसल यह इंटरनेट पर मौजूद एक वेब पेज है और अगर आप इसके विचारों से सहमत हैं तो आप उस वेब पेज से जुड़ सकते हैं। 它瞬间短短 अगर आपको इसकी सोच पसंद आती है तो आप इससे जुड़ जाते हैं। और फिर क्या हुआ, सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही इसके समर्थकों की संख्या 22 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। वाह, ये आखिर किस स्तर की बात है? आप कहेंगे भारत की आबादी तो 1.5 बिलियन के आसपास है, तो 22 मिलियन लोग शायद कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी। लेकिन जरा इसकी तुलना समझिए। इस समय मोदी और उनकी पार्टी के बारे में बात करें, यानी सत्तारूढ़ पार्टी इंडियन पीपल्स पार्टी, उसके आधिकारिक समर्थकों की संख्या भी कॉकरोच पार्टी जितनी नहीं है। कॉकरोच पार्टी के समर्थक तो पीपल्स पार्टी से लगभग 2 गुने बताए जा रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक इसकी बढ़त रुक गई। क्यों? क्योंकि मोदी को इससे खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? आखिर यह क्या हो रहा है? एक कॉकरोच पार्टी आखिर मेरी सत्तारूढ़ पार्टी से भी ज्यादा लोगों को कैसे आकर्षित कर सकती है? इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अब सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करके इस आंदोलन से जुड़े वेब पेजों को बंद किया जाने लगा ताकि लोग दोबारा इसमें शामिल न हो सकें। उनके नजरिए से यह कोई साधारण मजाक नहीं था। उन्हें लगा कि यह व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक बड़ा झटका बन सकता है। इसलिए अब सरकारी स्तर पर इन वेब पेजों को हटाया जा रहा है। अगर आप आज कॉकरोच पार्टी का पेज खोलने की कोशिश करें तो संभव है कि आपको संदेश मिले, क्षमा करें, यह पेज अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन बंद किए जाने से पहले इससे जुड़े लोगों की संख्या 22 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कैसे हो गया? 其实呢，这个 असल में इसके पीछे एक वजह है। भारत जैसे विशाल देश में एक चीफ जस्टिस है और इसी न्यायाधीश ने कुछ हद तक मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए और व्यंग्यात्मक अंदाज में युवाओं के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, कीड़ों मकोड़ों जैसे हैं, परजीवियों जैसे हैं। यानी उन्होंने युवाओं का वर्णन बेहद अपमानजनक शब्दों में किया। अब इन युवाओं ने सोचा, क्या बेरोजगार होना मेरी गलती है? मुझे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि नौकरी के अवसर ही पर्याप्त नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं पैदा ही घर पर बैठे रहने या कमजोर बनने के लिए हुआ हूँ। इसलिए बहुत से युवाओं को लगा कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही। उन्हें महसूस हुआ कि इस समाज और व्यवस्था को लेकर उनके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं और इसी वजह से कॉकरोच पार्टी जैसा आंदोलन सामने आया। अब आइए देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति आखिर कितनी गंभीर है। भारत के आंकड़ों को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन आंकड़ों में काफी अंतर या विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए कि उपलब्ध आंकड़े वास्तविक स्थिति को बेहतर दिखाकर पेश कर रहे हों, तब भी तस्वीर चिंताजनक नजर आती है। उदाहरण के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी में बेरोजगारी दर लगभग 3.1% बताई जाती है। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन असली बात तब सामने आती है जब हम 15 से 29 वर्ष के युवाओं को देखते हैं, यानी वह उम्र जब आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत करने वाले होते हैं, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, 这个你正要开始你的大好人生， जब आपका अच्छा जीवन शुरू होने वाला होता है, तब बेरोजगारी दर लगभग 10% होती है। ये काफी ज्यादा है ना? और फिर शहरों में बेरोजगारी दर गांवों की तुलना में थोड़ी अधिक है। गांव में आप कह सकते हैं कि मेरे पास जमीन है, ठीक है, मैं खेती कर लूंगा। लेकिन शहरों में युवाओं की बेरोजगारी दर 13% तक पहुंच जाती है और कहा जाता है कि इन आंकड़ों को बेहतर दिखाकर पेश किया गया है क्योंकि आम लोगों के बीच किए गए कुछ सर्वेक्षणों में माना जाता है कि वास्तविक बेरोजगारी दर इससे भी अधिक हो सकती है। आज के युवा नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए वे अपने भविष्य को लेकर बेहद निराश हैं। मैं पहले ही अपने भविष्य को लेकर निराश हूँ और फिर बड़े और परिपक्व लोग भी मुझे कॉकरोच कह रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप मुझे कॉकरोच कहते हैं तो मैं आपके लिए कॉकरोच ही बन जाता हूँ। इसी सोच के साथ एक तथाकथित कॉकरोच पार्टी की स्थापना हुई। तो आज भारत के युवा जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह यह है कि उनके लिए नौकरी के अवसर बहुत कम है और दूसरी ओर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उनके जीवन का पेन इंडेक्स बहुत ऊंचा है। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है, खासकर जनरेशन जेड, यानी लगभग 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा। इस पीढ़ी के युवाओं का पेन इंडेक्स बहुत अधिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आखिर इस समय युवा क्यों खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कॉकरोच पार्टी बनाना चाहते हैं, हम सरकार से बहस करना चाहते हैं, हम अपना गुस्सा और अपनी बेबसी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? इसकी वजह यह है कि भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति वास्तव में काफी खराब है। 好，那怎么说差呢？ ठीक है, तो आप कहेंगे कि स्थिति खराब है, लेकिन कितनी खराब? हाल ही में आपने ईरान वॉर से जुड़ी घटनाएं देखी होंगी। उसके बाद इंडिया पर भी इसका असर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ऊर्जा के मामले में एक ऐसा देश है जो लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। उसके पास पर्याप्त तेल संसाधन नहीं है, उसे तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि गैंजेस स्ट्रेट बंद हो गया तो कहा जाता है कि उसके तेल आपूर्ति स्रोतों पर दबाव बढ़ गया। इसके अलावा वह रशियन ऑयल भी नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव आ सकता है और इसके बाद कीमतें बढ़ने लगी।
जब महंगाई बढ़नी शुरू हुई तो पूरे देश में आर्थिक दबाव महसूस किया जाने लगा। इसी बीच विदेशी निवेशक लगातार इंडिया से अपना पैसा निकालने लगे। कुछ समय पहले जब सिना यूएस ट्रेड वॉर शुरू हुआ था और यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना पर दबाव बढ़ाना शुरू किया, तब बहुत से लोगों को लगा कि चाइना का सबसे बड़ा विकल्प इंडिया बन सकता है। इसलिए दुनिया भर के निवेशकों को इंडिया एक बेहद संभावनाओं वाला देश दिखाई देने लगा। कई प्रोडक्शन लाइंस इंडिया में शिफ्ट की गईं और चाइना +1 स्ट्रेटेजी के तहत भी कई कंपनियों ने इंडिया को चुना। मोदी ने भी लोगों से कहा था कि वह इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि इंडिया भी चाइना की तरह आर्थिक विकास का रास्ता अपनाए और उसी तरह आर्थिक रूप से उभरे। सपने बड़े थे, दावे भी बड़े थे, लेकिन सवाल ये है, क्या यह वास्तव में संभव हो पाया? अब ऐसा लगता है कि कई विदेशी निवेशक अपने पैसे से फैसला सुना रहे हैं, यानी वे अपने निवेश वापस निकाल रहे हैं। वे मानते हैं कि इंडिया उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए वे अपना निवेश हटाकर बाहर जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने इंडिया से लगभग $2.3 बिलियन निकाल ली और यह निकासी काफी तेजी से हुई। खास तौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट से भी बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर गई। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो उसका असर सीधे बाजार पर दिखाई देता है और इंडिया का बाजार लगातार नीचे जाता हुआ नजर आता है। इसी दौरान AI वेव की वजह से दुनिया के कई फाइनेंशियल मार्केट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। कई बाजारों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, कुछ तो दोगुने और तिगुने तक हो गए। लेकिन इंडिया की स्थिति अलग दिखाई दे रही है। वहां बाजार गिर रहा है और गिरावट का सिलसिला जारी है। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इंडियन रुपया भी लगातार कमजोर होता जा रहा है, यानी उसकी करेंसी लगातार डिप्रिसिएट हो रही है और यह गिरावट काफी तेज और स्पष्ट नजर आ रही है। 所以呢，这个印度的卢比啊， इसलिए इंडियन रुपया को इस साल एशियाई मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक माना जा रहा है। और दूसरी तरफ हर कोई देख रहा है कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हॉर्मूज संकट के कारण भी कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि इंडिया को इंपोर्टेड गुड्स खरीदने के लिए पहले से अधिक फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ रहा है। इसी वजह से उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी तेजी से घट रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि स्थिति ऐसी हो सकती है जहां US डॉलर की मांग और अधिक बढ़ जाए। अब देखिए कि मोदी ने अपने नागरिकों से क्या कहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस कठिन समय में उनका साथ दें। उनका कहना था कि इंडिया इस समय एक डेकेड ऑफ डिजास्टर का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लेकर हालिया हॉर्मुज संकट तक लगातार कई चुनौतियों ने देश को प्रभावित किया है और अब इंडिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जिसे उन्होंने आपदाओं का दशक कहा। उनके अनुसार यह पिछले कई दशकों में सामने आई सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। इसलिए उन्होंने लोगों से धैर्य रखने और इस कठिन समय का सामना मिलकर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों को US डॉलर बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भारी दबाव है और देश की विदेशी मुद्रा स्थिति एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। 非常严重的状况了哦。好，那他说 तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 7 आवश्यक निर्देश हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि कृपया इन 7 बातों का पालन करें। अगर आप एक भारतीय हैं तो सबसे पहले जहां तक संभव हो घर से काम करें। क्यों? क्योंकि तेल की कमी की चिंता बढ़ रही है। ये बात अपने आप में काफी असामान्य लगती है कि एक देश लोगों से इस तरह की अपील कर रहा है। फिलहाल उन 7 निर्देशों को एक तरफ रखते हैं। पहले तेल की समस्या की बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि भारत अपनी लगभग 90% तेल आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, यानी वह एक एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है। तो ऐसे देश को क्या करना चाहिए? उसे पहले से तैयारी रखनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है। अगर किसी दिन आपूर्ति बाधित हो जाए तो उसके पास पर्याप्त स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए। यही सामान्य सोच होती है ना? आप जापान को देखिए, आप ताइवान को देखिए। ऐसे देश आमतौर पर आपातकालीन भंडार बनाए रखते हैं। लेकिन आलोचकों के अनुसार इंडिया ने अलग सोच अपनाई। उनका तर्क था कि इंडिया हॉर्मुज स्ट्रेट के अपेक्षाकृत करीब है। मिडिल ईस्ट में तेल की भरपूर उपलब्धता है और समुद्री मार्ग से तेल कुछ ही दिनों में पहुंच सकता है। इसलिए उन्हें लगा कि आपूर्ति को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वजह से सवाल उठाया गया कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो देश के पास कितने दिनों का तेल भंडार मौजूद है। आलोचकों का दावा है कि जहां भंडारण क्षमता अधिक होनी चाहिए थी, वहीं वास्तविक उपलब्ध भंडार काफी सीमित था और यदि हॉर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध हो जाए तो तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इंडिया पहले बड़ी मात्रा में सस्ता रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा था? क्या उससे उसे काफी लाभ नहीं हुआ? हाँ, ऐसी रिपोर्टें थीं कि इंडिया ने बड़ी मात्रा में रशियन ऑयल खरीदा, उसे रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा भी गया और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि एक ऊर्जा आयातक देश होने के बावजूद उसे अधिक दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। उनका कहना है कि यदि आप ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर हैं तो आपको सिर्फ लाभ कमाने के बजाय पर्याप्त भंडार भी सुरक्षित रखना चाहिए।
यही कारण है कि कुछ लोग इंडिया की ऊर्जा नीति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि देश ने जोखिमों को गंभीरता से नहीं लिया, और अब जब आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वही निर्णय सवालों के घेरे में आ रहे हैं। 完全不担心这么奇妙的一个国家。 तो अब क्या किया जाए? तेल नहीं है। इसी संदर्भ में वापस आते हैं। कहा जाता है कि मोदी ने लोगों से 7 बातें करने की अपील की। सबसे पहली बात, तेल की बचत कीजिए। जहां तक संभव हो घर से काम कीजिए, बिना जरूरी कारण बाहर मत जाइए। घर पर रहकर काम कर सकते हैं तो वही कीजिए। दूसरी बात, अगर बाहर जाना ही पड़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए। अपनी निजी गाड़ी कम चलाइए, ईंधन की खपत कम कीजिए। तीसरी बात, सोना मत खरीदिए। आप जानते हैं कि इंडिया में गोल्ड खरीदने की परंपरा बहुत मजबूत है। हर साल बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा जाता है, और गोल्ड खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, यानी डॉलर देश से बाहर जाता है। इसलिए लोगों से कहा गया कि फिलहाल गोल्ड खरीदना कम करें। इंडिया में बहुत से लोग गोल्ड और सिल्वर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय इसे टालने की सलाह दी गई। इसके बाद एक और मुद्दा सामने आया। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान आता है तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर आता है, और यदि उसकी कमी हो जाए तो कृषि क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोगों से कहा गया कि फर्टिलाइजर का उपयोग सोच समझ कर करें। जहां तक संभव हो उसका कम और अधिक दक्ष उपयोग करें। फिर एक और अपील की गई, क्योंकि खाद्य तेलों का एक हिस्सा भी आयात किया जाता है, इसलिए लोगों से कहा गया कि कुकिंग ऑयल का उपयोग कम करें। कम तेल वाला भोजन अपनाएं, इससे आयात पर निर्भरता भी कम होगी और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हो सकता है। इसके बाद कहा गया कि जहां तक संभव हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, विदेशी सामान कम खरीदें, क्योंकि आयात बढ़ने का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज और अधिक खर्च होगा, और जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दबाव में हो तो आयात कम करने की सलाह दी जाती है। एक और अपील यह थी कि अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें। कहा गया कि लोग अपनी कमाई देश के भीतर ही खर्च करें, क्योंकि जब लोग विदेश जाते हैं तो वहां खर्च किया गया पैसा भी अंततः देश से बाहर चला जाता है। इसलिए लोगों से कहा गया कि इस कठिन समय में खर्च को नियंत्रित करें और जहां संभव हो देश के भीतर ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। 在当地消费，你又把钱又出去了。 अब इंडिया का अप्रोच ये है कि जहां तक संभव हो हर व्यक्ति, हर नागरिक इंडिया में ही रहे, पैसा विदेश में खर्च न करे, यहीं रहे, यहीं खर्च करे। कहा जाता है कि इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है और साथ ही देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सुरक्षित रखना है। इसलिए डॉलर बचाकर रखने की बात की जा रही है। आप देखिए, मोदी ने इसे 10 साल की आपदा बताया। उन्होंने कहा कि यह कई दशकों में सामने आई सबसे गंभीर परिस्थितियों में से एक है, और इसी वजह से उन्होंने लोगों से इन 7 निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय इस कठिन समय में उनका साथ दें। अब सवाल यह है कि इंडिया की वर्तमान स्थिति आखिर कितनी गंभीर है। समर्थकों और आलोचकों के बीच इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। उनका कहना है कि ऊर्जा की लागत बढ़ रही है और बहुत से लोगों के लिए आय बढ़ाना आसान नहीं है। इसी दौरान इंडिया में स्थानीय चुनाव भी हुए और मोदी की पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार के संदेशों में अंतर दिखाई दिया। चुनाव से पहले लोगों से कहा गया कि इंडिया की अर्थव्यवस्था मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने लोगों से खर्च कम करने और संसाधनों की बचत करने की अपील शुरू कर दी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहले सरकार ऊर्जा कीमतों पर सब्सिडी देकर दबाव को नियंत्रित कर रही थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं पर उसका पूरा असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाद में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों में कीमतें तेजी से बढ़ी, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। उदाहरण के तौर पर आलोचक कहते हैं कि यदि ईंधन की कीमतें ऊंची हों और आमदनी अपेक्षाकृत कम हो तो आम नागरिक पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाता है। उनका लॉजिक है कि सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड्स और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत भी बढ़ने लगती है। इसी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि जीवनयापन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और आम परिवारों के लिए आर्थिक दबाव पहले से अधिक महसूस हो रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के कई नागरिकों को महंगाई और बढ़ती लागत के बीच अपना जीवन चलाना काफी कठिन लग रहा है। 他们觉得油太贵了，这真的没有办法活下去。 तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में बढ़ती महंगाई का असर लोगों पर पड़ने लगा है। कुछ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि अब जीवनयापन करना मुश्किल होता जा रहा है। वे कहते हैं कि जो पैसा वे कमाते हैं वह रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं और उन्हें अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। इसी वजह से कुछ जगहों पर प्रदर्शन और विरोध देखने को मिले। वहीं कुछ ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और अन्य कामगार समूहों ने भी अपनी परेशानियां जाहिर की। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के बीच व्यवसाय चलाना कठिन होता जा रहा है, इसलिए कई लोग वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स की। कई लोगों का मानना था कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका और इंडिया के संबंध और मजबूत होंगे और इंडिया को विशेष आर्थिक और रणनीतिक समर्थन मिलेगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वास्तविकता उतनी सरल नहीं दिखती। उनके अनुसार अमेरिका ने व्यापार और टैरिफ नीतियों में इंडिया को कोई विशेष छूट नहीं दी। अब ट्रंप की वापसी के बाद भी लोग यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अमेरिका संबंध किस दिशा में जाते हैं। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। लॉजिक ये था कि यदि तेल आपूर्ति को लेकर चिंता है तो अमेरिका एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभा सकता है, यानी वह इंडिया को तेल बेच सकता है। कुछ लोग इसे इंडिया के लिए सहायता के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे अमेरिका के व्यावसायिक हितों से जोड़कर देखते हैं। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कई वर्षों तक दुनिया के बहुत से लोगों को लगता था कि चाइना के अलावा इंडिया भी तेजी से उभरती हुई एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। विशाल जनसंख्या, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, इन सभी कारणों से इंडिया को लेकर काफी उम्मीदें थीं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी के दौरान भी कई कंपनियों ने इंडिया की ओर रुख किया, लेकिन अब कुछ निवेशकों के बीच उत्साह पहले जैसा नहीं दिखाई देता। इसी वजह से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना निवेश कम कर रहे हैं या अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं। इंडिया का लक्ष्य था कि वह चाइना की तरह आर्थिक विकास का रास्ता अपनाए और तेज आर्थिक उन्नति हासिल करे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वास्तविकता अपेक्षा से अधिक जटिल साबित हुई है। उनका मानना है कि विकास का रास्ता उतना आसान नहीं निकला जितना पहले दिखाई देता था। अब सवाल ये है, आखिर चाइना ने आर्थिक उन्नति कैसे हासिल की और वह कौन से कारक थे जिन्होंने उसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। शुरुआत में जब दुनिया में वर्ल्ड फैक्ट्री मॉडल उभरा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सस्ती लेबर फोर्स। आपके पास बड़ी संख्या में कम लागत वाले कर्मचारी होते हैं, आप कम लागत पर उत्पादन करते हैं। दुनिया भर के ब्रांड और कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग आपके देश में कराती है, फिर वे उन उत्पादों को पूरी दुनिया में बेचते हैं और इसी तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विकसित होता है। यह मॉडल एक समय पर सफल रहा था, लेकिन अब इंडिया उसी रास्ते को दोहराने की कोशिश कर रहा है और आलोचकों का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि AI आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं। अब बहुत सी कंपनियां केवल सस्ती लेबर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनके पास ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हैं, उनके पास स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, उन्हें पहले जितनी बड़ी वर्कफोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में केवल सस्ते श्रमिकों के आधार पर विकास का मॉडल उतना प्रभावी नहीं रह गया है। इसलिए जब इंडिया उसी पुराने रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ चाइना ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बनाई, बल्कि एक विशाल सप्लाई चेन इकोसिस्टम भी विकसित किया। उसके पास बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और व्यापक सप्लाई चेन मौजूद है। जबकि आलोचकों का कहना है कि इंडिया अभी भी इस दिशा में निर्माण और विस्तार के चरण में है, यानी आज का वैश्विक माहौल पहले की तुलना में काफी अलग है। और इसी कारण कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया अब चाइना के पुराने मॉडल को पूरी तरह दोहराकर आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकता। उनके अनुसार आज की परिस्थितियों में इंडिया को अपना अलग विकास मॉडल तैयार करना होगा। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि इंडिया इस समय एक कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि लोगों से खर्च कम करने, ऊर्जा बचाने, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाने और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपील की जा रही है। यानी संक्षेप में कहा जाए तो लोगों से अधिक बचत करने और सीमित संसाधनों का सावधानी से उपयोग करने को कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी नीतियां और प्रयास इंडिया को इस कठिन दौर से बाहर निकाल पाएंगे? क्या वह आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक चुनौतियों पर काबू पा सकेगा? इसका जवाब भविष्य ही देगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हाल के समय में इंडिया के सामने बताई जा रही कुछ आर्थिक चुनौतियों पर हमने चर्चा की। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। 希望你喜欢喽，我们下回见，拜拜。 सबसे पहले ग्रेस आल्फ ने लिखा है कि भारत की मौजूदा स्थिति काफी हद तक उसके नेशनल कैरेक्टर और स्वयं मोदी के कारण है। उसके बाद स्यांगयुन ने लिखा है कि भारत की कास्ट सिस्टम और उसकी ब्यूरोक्रेसी की बेशर्मी तथा इनकॉम्पिटेंस ने देश के भविष्य पर मुहर लगा दी है। उसके बाद जंग बोजुन ने लिखा है कि नेशनल कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, जो भी इस तरह के देश में निवेश करेगा उसका नुकसान तय है। उसके बाद जीनियस फू ने लिखा है कि ताइवान को कभी भी भारतीय मजदूरों को आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ताइवानी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद होहो ने लिखा है कि कास्ट सिस्टम, लिंग्विस्टिक इनकंसिस्टेंसी और महिलाओं की लो स्टेटस, जब तक ये 3 समस्याएं हल नहीं होती भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद मैकडोनाल्ड ने लिखा है कि यह उस मुर्गी को मारने जैसा है जो सोने के अंडे देती है। पहले मुर्गी को मारो, फिर अंडे खाओ
और उसके बाद दुनिया भर में अमीर निवेशकों को ढूंढते फिरो। 1.4 अरब आबादी, चीप लेबर और टैक्स ब्रेक्स का लालच देकर निवेश बुलाया जाता है। अगर आप भारत में गरीबों की मदद के लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वे भारत में बड़ी कमाई करेंगे और फिर आसानी से पैसा निकाल लेंगे, उन्हें जाग जाना चाहिए। हकीकत बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप पैसा कमाने लगते हैं, मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि आप जुर्माने भरने लायक भी न कमा पाएं। जाग जाइए। उसके बाद जान हू ने लिखा है कि भारत को एक रियल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। उसके बाद चंजो ने लिखा है कि ऐसा नहीं था कि कोई रास्ता नहीं था, बल्कि उसने खुद ही अपना रास्ता बंद कर लिया। उसके बाद ब्लेसिंग ने लिखा है कि भारत अभी भी अपने लोगों को पर्याप्त भोजन देने के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार पहले से ही विदेशी कंपनियों का शोषण कर रही है। ऐसे में कौन सी ताइवानी कंपनी वहां निवेश करेगी? उसके बाद HTC ने लिखा है कि क्या उन्हें मोदी के करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट से मदद नहीं मांगनी चाहिए? बाकी सब छोड़िए, भारत की करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और इम्प्रैक्टिकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही उसके भविष्य को तय कर चुकी है। उसके बाद E109 ने लिखा है कि AI के बिना भी भारत चीन की सप्लाई चेन की जगह नहीं ले सकता। उसका बिजनेस और वर्क एनवायरनमेंट कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भी खराब है। उसके बाद माइकल चेन ने लिखा है कि इंडिया बोस्ट्स द मोस्ट। उसके बाद फायर ट्री ने लिखा है कि द लॉजिक इज वेरी सिंपल। दुनिया के सबसे हॉट सिटी भारत में है और भारत मेनली लो एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में कौन काम करेगा? बिना एयर कंडीशनर के लोग बेहोश हो जाएंगे और एयर कंडीशनिंग का बिजली बिल मुनाफे से भी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसे हालात में भी भारत दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहता है तो यह सिर्फ एक सपना है। उसके बाद मैन जियांग होंग ने लिखा है कि एक दुष्ट व्यक्ति की जटिल योजनाएं भी किसी मूर्ख की अचानक सूझी चालाकी के सामने टिक नहीं सकती। उसके बाद यिंगाहुआ लेई ने लिखा है कि भारत का उभार पश्चिमी देशों की चीन को रोकने की स्ट्रैटेजी से इंस्पायर्ड है। सभी लोग इसे एक संभावित निवेश अवसर मानते रहे हैं, लेकिन भारत तेल, बिजली और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है और भविष्य में खाद्य संकट का भी सामना कर सकता है। इस वर्ष IMF ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के GDP आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। इससे विदेशी निवेशकों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद शाओयू 9875 ने लिखा है कि वियतनाम या आसियान देशों में जाना भारत जाने से बेहतर है। भारत की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। उसके बाद ज्वेबेंग ने लिखा है कि हमारी कंपनी में कुछ भारतीय कर्मचारी आए थे। उनके काम करने के रवैये को देखकर मुझे लगता है कि इस देश का आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा। उसके बाद एम्पायरजी ने लिखा है कि अगर भारत ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो अमेरिका भी उसे पीछे छोड़ देगा। उसके बाद बेटाक शांतिपेन ने लिखा है कि समाधान आसान है, बस एक कानून बना दीजिए कि जो भी इंटरनेशनल कंपनी भारत में निवेश बनाए रखेगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे संकट दूर हो जाएगा। उसके बाद सी ने लिखा है कि भारत इतिहास भर में चीन से हारता आया है। उसके बाद फेंग हटनी ने लिखा है कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं हैं तो गाय का गोबर इकट्ठा करके खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम HTSH ने लिखा है कि भारत इस वर्ष भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है। बिजली आपूर्ति और अगले वर्ष की फूड सिक्योरिटी बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा AI ने भारत के इंफॉर्मेशन आउटसोर्सिंग सेक्टर में बहुत सी मैनुअल जॉब्स को खत्म कर दिया है। विदेशी मुद्रा आय पर भी दबाव बढ़ रहा है। उसके बाद RWU 1381 ने लिखा है कि भारतीय सरकार देश के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति जब्त क्यों नहीं कर लेती। असली बात यह है कि भारतीय सरकार बहुत शक्तिशाली है। कुछ गिने चुने अरबपतियों को छोड़कर वह न घरेलू और विदेशी लोगों में फर्क करती है, न अमीर और गरीब में। बाकी सभी का कठोर शोषण किया जाता है। उसके बाद मिस्टर ने लिखा है कि भारत के पास चीन को पीछे छोड़ने का कभी कोई मौका नहीं होगा। उसके बाद पनपाड़ ने लिखा है कि किसी देश के इतिहास की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत का इतिहास बहुत छोटा है और धर्म, समाज तथा जीवन में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। उसके बाद बुक 77 ने लिखा है कि भारत भी काफी राष्ट्रवादी है और हाल ही में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तथा सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को लेकर बहुत प्रचार कर रहा है, लेकिन गंभीर ऊर्जा संकट और अधिकारियों तथा व्यवसायों में फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह सफल होगा। उसके बाद week_girl_edits ने लिखा है कि भारत क्वाड जैसे संगठनों में शामिल होकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने रूस के साथ मिलकर विकसित ब्राह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया को देकर चीन के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। अब कुछ भारतीय ताइवान को हथियार देने की बात भी कर रहे हैं। ये सब उनके पिता अमेरिका के कहने पर हो रहा है। चीन अमर रहे। इन भारतीयों से सावधान रहो और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखो। यही उनकी चीन को हराने की योजना है। अगर हमने मजबूत रणनीति नहीं बनाई तो उनकी बढ़ती आबादी भविष्य में चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
उसके बाद 6646 विनी ने लिखा है कि विदेशी निवेश के कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्ध भारत आर्थिक संकट का सामना कैसे कर सकता है। उसके बाद लव क्रैश्ड ने लिखा है कि भारत में किसी भी बड़े बदलाव या विकास के लिए सबसे पहले धार्मिक और सामाजिक वर्ग व्यवस्था की समस्या को हल करना होगा, अन्यथा यह लगभग असंभव है। उसके बाद मिमिज 90 ने लिखा है कि भारत की जलवायु, पानी और ऊर्जा संबंधी समस्याएं क्या आज ही पैदा हुई हैं। 1970 की तस्वीरें देखिए कि उस समय भारत कितना विकसित माना जाता था, लेकिन क्या भारत वास्तव में 50 वर्षों से वैसा ही बना हुआ है या फिर पीछे चला गया है। क्या भारत के नेताओं को इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए